कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें से कुछ कुछ रिएक्शंस में कुछ तो एक्स्ट्रा स्पेशल बात था जो मैंने उस वक्त मेंशन नहीं किया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। An exothermic reaction is a chemical reaction that releases energy in the form of heat or light. इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, उसमें से कुछ एक्सोथर्मिक भी था। ये क्विकलाइन का रिएक्शन विद वाटर, इससे पहले मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइम में दिखाया था। सी दैट रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तभी तो हमने इसको कॉम्बिनेशन में लिया, दो चीज एक बन रहा है। लेकिन अभी ये रिएक्शन क्यों वापस लिया? बिकॉज ड्यूरिंग दैट रिएक्शन हीट वॉज प्रोड्यूस्ड। जो रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए मैंने ये वो सेम एग्जांपल यहां पे भी लिया। बर्निंग ऑफ कोल, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बन रहा है। इसको वापस क्यों लाया? बिकॉज उस रिएक्शन में ना एनर्जी भी फॉर्म हो रहा था। कोल हम क्यों बर्न करते हैं? एनर्जी के लिए तो बर्न करते हैं कोल, है ना। वी बर्न कोल फॉर एनर्जी। In fact, most of the carbon compounds, when you burn, you get energy. That all we will be learning in detail in another chapter called carbon compounds. Okay, कार्बन और ऑक्सीजन देखो कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो तो है कॉम्बिनेशन है, तो वो तो है, लेकिन एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। H2 plus O2 गिविंग H2O कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको भी मैंने एक्सोथर्मिक में एग्जांपल लेके लिया है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब मीथेन गैस। मीथेन गैस जब बर्न करेंगे ना तो उसमें एनर्जी मिलता है। मैंने बोला ना कार्बन कॉम्पाउंड्स मोस्टली हीट करने से, बर्न करने से एनर्जी मिलता है। तुम गाड़ी में देखा ना, CNG व्हीकल्स देखा ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, वो नेचुरल गैस इज मीथेन। तो ये मीथेन ऑन बर्निंग मतलब रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी भी हो रहा है इसमें, इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है। तुम्हारा रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ना, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फूड का डिकम्पोजिशन के एंड में तुमको ग्लूकोज मिलता है, फिर तुम ब्रीथ कर रहे हो तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो देखो वो ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके एनर्जी रिलीज करता है। तो दैट इज द एनर्जी दैट वी यूज फॉर आवर डे टू डे वर्क। हमको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन से। फूड का मेटाबॉलिक प्रोसेस करते करते लास्ट में ग्लूकोज बनेगा ना। हाँ, लेकिन अगर किसी को तुरंत एनर्जी चाहिए तो तुरंत ग्लूकोज देना पड़ेगा। कुछ कुछ रिएक्शंस में हमको एनर्जी देना पड़ेगा। अभी जो भी रिएक्शंस हमने देखा उसमें एनर्जी हमको मिल रहा था, कुछ रिएक्शंस में हमको एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी दिया, हीट के फॉर्म में दिया, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिया। तो वो सारे रिएक्शंस जिसमें हीट एनर्जी हमको देना है या वो खुद से ले लेगा, वो सारे रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए उसको। तो अपने आप अगर वो नहीं ले सकता है तो हम एनर्जी देंगे। कुछ कुछ रिएक्शन अपने आप सराउंडिंग्स में एनर्जी ले लेते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी ले लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने एनर्जी दिया ना, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। फोटोसिंथेसिस,
सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट मतलब एनर्जी ही होता है ना। सो ये फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। लुक एट दिस रिएक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। यहां पे एक डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बेरियम के जगह पे अमोनियम आ गया और अमोनियम के जगह पे बेरियम आ गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर ये वापस यहां पे कैसे आ गया? इस रिएक्शन में दिस रिएक्टेंट्स ड्यूरिंग देयर केमिकल चेंज टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। When it takes energy from the surrounding temperature gets lowered. So since it's a reaction which takes energy from the surrounding, I can call it as an endothermic reaction. Okay, all of you. Precipitation के बारे में इससे पहले मैंने मेंशन किया था। Precipitate मतलब कुछ रिएक्शन में solution के अंदर you will see some suspended solid particles which later may settle down at the bottom. Insoluble substance. That insoluble substance is called precipitate. तो किस रिएक्शन में अगर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो कोई अगर बोलेगा अच्छा मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या? अच्छा ठीक है, तुमको अगर ऐसा बोलना है तो ठीक है। It could be a combination, it could be displacement, it can be some it can be some reaction, but then अगर उसमें precipitate form हो रहा है और तुमको precipitation reaction बोलना है, no harm in that. So I have classified some reactions called precipitation reaction. Precipitation reaction is a type of chemical reaction in which two soluble salt in aqueous solution combine and one of the product is an insoluble salt. Look at this example. सोडियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन। क्या रिएक्शन है ये? कोई बोलेगा सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट है, सोडियम और बेरियम आपस में डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन अभी हम ये क्यों लिया यहाँ पे? बिकॉज इसमें जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, हाँ, विच सेटल्स एट द बॉटम। इट्स अ प्रेसिपिटेट, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके ऑल ऑफ यू। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर में। लेकिन टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करा था, तो आई थॉट आई विल जस्ट मेंशन अबाउट दिस रिएक्शन आल्सो। व्हेनेवर एन एसिड एंड ए बेस, टू डिफरेंट केमिकल्स, एसिड एंड बेस, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। हाँ, बेस और एसिड जब रिएक्ट हुआ तो हमको सॉल्ट और वाटर मिला। ये कौन सा सॉल्ट मिला है? देखो, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब द कॉमन सॉल्ट है ना। हमारे नॉर्मल लाइफ में सॉल्ट मतलब एक ही सॉल्ट होता है जो घर में हम यूज करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में सॉल्ट मतलब बहुत सारे टाइप के होता है, और जो घर में हम यूज कर रहे हैं दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट, मोस्ट कॉमनली नोन एज कॉमन सॉल्ट। ओके, सो लेकिन ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो जरा, सोडियम के जगह पे हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन के जगह पे सोडियम चला गया। तो सोडियम के जगह पे जब हाइड्रोजन आ गया तो HOH हो गया। HOH इज नथिंग बट H2O और NaCl भी मिल गया। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, लेकिन इसमें वो दोनों रिएक्टेंट्स क्या था? एसिड और बेस, और प्रोडक्ट्स क्या मिला तुमको? सॉल्ट एंड वाटर। सो यू हैव अ डिफरेंट नेम फॉर दिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, next is one of the most important category as per our syllabus. There is redox reaction. क्या है redox reaction? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स, the colors will tell you how the word is made. Reduction का RED और oxidation का OX मिलके redox. By the way, what is this oxidation and reduction?
ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है. These are not most modern definitions of oxidation. हम बस हमारा एज अ बिगिनर वी वुड लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल, तो इसलिए हम ये पुराना फंडामेंटल नॉलेज यूज़ कर रहे हैं. द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ नॉलेजेस हम यूज़ कर रहे हैं इसमें. ऑक्सीजन का एडिशन अगर हो रहा है किसी रिएक्शन में तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर उसके बदले हाइड्रोजन का रिमूवल है तो भी उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन वो बोल के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ. अभी मैंने बोला ना हम स्टार्टिंग में थिंग्स को सिंपल रखते हैं. तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इट्स अ रिएक्शन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. और रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड. एकदम ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट वाला बात है रिडक्शन. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ जब किसी रिएक्शन में हो रहा तो हम उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. Okay? Look at this reaction. Is it a displacement reaction? Yes. जिंक के जगह पे कार्बन आ गया, जिंक को हटा के उसके जगह पे कार्बन आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम इसको. हाँ, लेकिन आई हैव ब्रॉट दिस रिएक्शन हियर to teach you what is redox reaction. See what has happened to carbon. कार्बन में क्या चेंज हुआ है? कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो गया. कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और बाय डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को? ऑक्सीडेशन. तो वील से कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है. ये रिएक्शन में कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है. ओके, ऑल ऑफ यू लुक एट दैट जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ? वो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया. जिंक ऑक्साइड बिकेम जिंक. ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, और बाय डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को तो हम बोलते हैं रिडक्शन. तो इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ. अच्छा, तो फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन है. यस, सी दैट इन दिस रिएक्शन बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, देयरफॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन. सबको समझ में है रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ये सब टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है. Look at HCl. HCl became Cl2. मतलब HCl में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, और हाइड्रोजन का रिमूवल को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. नाउ लुक एट दैट मैंगनीज डाइऑक्साइड. मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन अभी वो बन गया मैंगनीज क्लोराइड. मतलब अभी उसमें ऑक्सीजन नहीं है. मैंगनीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन था, लेकिन नाउ इट बिकेम मैंगनीज क्लोराइड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन. तो इस रिएक्शन में भी रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है. सबको समझ में आया ना? ओके. और एक एग्जाम्पल देखो. इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट. हाइड्रोजन देखो कॉपर के जगह पे आ गया, कॉपर को हटा दिया. कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर था उसके जगह पे हाइड्रोजन आ गया, कॉपर के जगह पे हाइड्रोजन आ गया. डिस्प्लेसमेंट हुआ है. बट लुक एट हाइड्रोजन. क्या चेंज देख रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ. क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडेशन. और कॉपर ऑक्साइड, उसमें क्या चेंज हुआ? उसका ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. क्या बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को? सब एक ही टाइप के रिएक्शन है ना.
तो इसमें रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके ओके और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। लुक एट दैट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन का क्या हुआ वो नहीं पूछा मैंने, वो हम डिस्कस कर लिया। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को रिडक्शन करने में मदद किया। हाइड्रोजन हेल्प्ड कॉपर ऑक्साइड इन गेटिंग रिड्यूस्ड। Am I right? कॉपर ऑक्साइड अपने आप रिड्यूस हो गया था क्या? नहीं, हाइड्रोजन की वजह से हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन भी लिया, तब ये सब रिएक्शन हुआ। सो कॉपर ऑक्साइड अगर रिडक्शन हुआ तो किसकी वजह से हुआ? हाइड्रोजन की वजह से। तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने में मदद किया तो वो केमिकल है रिड्यूसिंग एजेंट। लुक एट कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड क्या किया? वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प किया। हाइड्रोजन अपने आप थोड़ी ऑक्सीडाइज हो गया था, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ लिया हमने, इसलिए वो ऑक्सीडाइज हुआ। तो हाइड्रोजन गॉट ऑक्सीडाइज बिकॉज ऑफ कॉपर ऑक्साइड। So that copper oxide which helped in the oxidation of hydrogen is called an oxidizing agent. बात समझ में आ रहा है? आना चाहिए था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट सबको समझ में आ गया? ओके, लेट अस समराइज इट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? इट्स अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स अनदर सब्सटेंस टू अंडरगो रिडक्शन। इस हमारे इस एक्सपेरिमेंट में, इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए मैंने बोला बिकॉज कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने में हेल्प किया, लेकिन उसका खुद का क्या हुआ? हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन वो खुद ऑक्सीडाइज भी हो गया है ना। तो इसलिए वो बॉक्स में देखो क्या लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोस ऑक्सीडेशन। सिमिलरली लेट अस टॉक अबाउट कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है और उसका खुद का रिडक्शन भी हो जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन सबको अच्छे समझ में आ गया? मैंने बोला ना ऑक्सीडेशन का और भी डिफरेंट मीनिंग होता है, बस एक बार मैंने सोचा बता देता हूँ। उसका रिएक्शंस हम अभी तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है टुवर्ड दिस चैप्टर। वील गो इनटू द डीपर एज एंड व्हेन नीडेड। Of course, looking at your cooperation, oxidation क्या है? It's defined as the addition of oxygen, that you are already knowing. लेकिन oxidation is defined as an addition of oxygen or even addition of electronegative element. Oxygen होना जरूरी नहीं है। Oxidation मतलब उसमें addition of any electronegative element also is okay. सोडियम के साथ क्लोरीन मैंने लिया, सोडियम के साथ क्लोरीन लिया। क्लोरीन क्या है? Cl-। क्लोरीन Cl- होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो। तो इस सोडियम के साथ क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऐड किया तो हम बोलेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। बस मुझे इतना बताना था कि और भी बात है इसमें, क्योंकि अगर तुम दूसरा कोई लेक्चर सुन रहा है, दूसरा कोई बुक रीड कर रहा है, तो उसमें ये सब बात मेंशन किया होगा। एंड रिडक्शन इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अभी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने बात किया, तो फिर हम देखते हैं कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं। मेनली दो टाइप के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। इनफैक्ट सच रिएक्शंस वेयर वी हैव टू बी मोर कंसर्न्ड, सम वरीइंग प्रॉब्लम्स, वो है कोरोशन एंड रैंसिडिटी। कोरोशन तो तुम्हारे लिए फेमिलियर वर्ड होगा, रैंसिडिटी शायद पहली बार सुन रहा होगा। कोरोशन क्या? It's a natural process where a metal, when exposed to air, gradually reacts with the external chemicals and forms some unwanted coating or layer over it.
corrosion is a natural process that gradually converts a metal into a more chemically stable form. ये केमिस्ट्री वालों के लिए, उस केमिकल्स के लिए स्टेबल फॉर्म, लेकिन हमारे लिए शायद वो अनवांटेड होगा. Such as oxide, hydroxide, sulfide. Most of the metals form a layer of oxide because it's mostly exposed to oxygen present in the air. तो metal oxide का फॉर्म होता है. फिर वाटर मॉइस्चर भी तो है, तो कभी कभी हाइड्रोक्साइड का फॉर्म में भी लेयर बन जाता है. सल्फर का कंटेंट, पोल्यूशन, जिस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे सल्फर होता है, तो सल्फाइड, सल्फेट्स का सब लेयर बनता है. कार्बोनेट्स का लेयर बनता है. रैंसिडिटी क्या होता है? तुमको मालूम है कि फूड अगर हम ऐसे खुला रखा है, कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है. कुछ टाइम के बाद, मतलब वो टाइम वेरी होता है, कभी एक दिन में, कभी थोड़ा टाइम के बाद, कभी 2-3 दिन के बाद, लेकिन ख़राब हो जाता है, स्पेशली जिसके अंदर फैट्स एंड ऑयल सब है. ओके, व्हेन द सब्सटेंस कंटेन्स ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज टू एयर, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकम रैंसिड, due to which their smell, taste, color change. So they become unfit for consumption. खराब हो जाता है. Okay, now let's focus more on corrosion. Look at that. A rusted iron article. A huge loss. काफ़ी पैसा इसके पीछे वेस्ट हो जाता है. इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में स्पेशली, बिकॉज द मशीन पार्ट्स आर मोर ऑफन वेट, है ना. आयरन आर्टिकल्स का रस्टिंग होता है, फिर वो डैमेज हो जाता है, हमको वो पार्ट रिप्लेस करना होता है, तो पैसा बहुत उसके पीछे जाता है. आयरन आर्टिकल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर फॉर्म्स अ रेडिश बाउंड फ्लेकी लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड रस्ट. Corrosion causes damages to car bodies, bridges, iron railing, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. तो फिर क्या करें? Prevent करें? कैसे prevent करेंगे? The rusting of iron can be prevented by mainly painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing. ये सब पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग सब कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू नो व्हाट इट मीन्स. लेकिन गैल्वनाइजेशन क्या होता है, क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, अलॉयज कैसे बनाते हैं, ये सब आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के एंड में हम वापस ये सब कोरोशन के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाला है. बस ये है सर, बस बता रहा हूँ कि दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ. लुक एट सम कॉपर आर्टिकल्स. उसके ऊपर कुछ ग्रीन लेयर्स देखो कैसा फॉर्म हुआ है. कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर बन गया है. दिस इज एन अनवांटेड केमिकल चेंज दैट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग. ह्यूज लॉस. फिर वो मशीन पार्ट या जो भी है वो पार्ट ब्रेक हो जाता है, वहाँ से फिर कुछ गैस लीक होता है ना. बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें. कॉपर आर्टिकल्स में भी कोरोशन होता है. लुक एट दिस सिल्वर कॉइन. एक सिल्वर कॉइन देखो, सेकंड, उसमें सेकंड डायग्राम देखो. कोरोडेड सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बन गया उसके ऊपर. सिल्वर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम forms a layer of silver sulfide. That's a corrosion. So these are the different chemical changes that's happening around us. Rancidity के बारे में देखते हैं. Rancidity मैंने बोला ना, the food containing fats and oil when they are exposed to air for a long time get oxidized. और ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें उसका स्मेल, उसका चेंज होता है, कलर चेंज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फिर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. देखो कुछ ब्रेड, कुछ पिकल, दिस आर ऑल कॉमन सीन, है ना, जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है ये सब. When the substance containing oils and fats are exposed to air, they get oxidized and become rancid, due to which they smell, taste and color change. I have already told that. तो फिर क्या करें? Usually substances which prevent oxidation are added to food.
कुछ कुछ फूड है जो आज बना है और आज हमको यूज़ नहीं करना है, काफ़ी दिनों के लिए बनाया है, काफ़ी टाइम तक हमको स्टोर करना है, ट्रैवलिंग लॉन्ग जर्नी के लिए हमको यूज़ करना है। ऐसा अगर कुछ करना है तो फिर हम क्या करें? ऑक्सीडेशंस को अवॉइड करना ही पड़ेगा ना। तो ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने वाला या स्लो डाउन करने वाला वो केमिकल है एंटीऑक्सीडेंट। Usually substances which prevent oxidation, that is antioxidants, are added to food containing fats and oil. Keeping food in airtight containers also will help you in slowing down the process. Suppose ये पिकल वगैरह जो बना के एकदम भर के रखना है और उसको एयरटाइट कंटेनर में रखना है, उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो बहुत टाइम तक रहेगा। लेकिन हैवी नोटिस जब हम उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ दिनों के बाद ऊपर थोड़ा सा ऐसा एक फंगल जैसा फॉर्म हो जाता है उसके ऊपर। क्यों? बिकॉज जब तुमने ऊपर से कुछ निकाला वहाँ पे एयर अंदर आ गया और तुम उसको वापस एयर टाइट करके रखा है। यू आर नॉट अलाउिंग द एयर टू गो आउटसाइड, ऑक्सीजन टू गो आउटसाइड, तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही। तो इसलिए मेरा आइडिया है कि अगर तुमको बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ पिकल बनाना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको ना छोटा छोटा अलग अलग कंटेनर में रखो। बिकॉज बड़ा कंटेनर में क्या, अगर ख़राब हो गया तो फिर वो नीचे का पूरा हमको यूज़ नहीं करने को होगा, पूरा ख़राब हो जाता है जल्दी। तो एक कंटेनर ओपन करो एट ए टाइम, वो ख़राब हो गया तो भी वही ख़राब होगा, बाकी तो ख़राब नहीं हुआ। सो एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना वो एक मेथड है टू अवॉइड रैंसिडिटी। some companies even remove the air totally और एकदम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं उसके अंदर। दे जस्ट फ्लश आउट ऑल द एयर आउटसाइड और एकदम एयर टाइट बना देते हैं। ये सब तुम देखा है ना, लेस, ऑल दिस लेस, कुरकुरे एंड ऑल, एकदम क्रिस्पी रहता है। कितना टाइम हो गया बना के, वो सब कितना टाइम से दुकान में ऐसे ही पड़ा है, फिर भी वो कितना क्रिस्पी रहता है, ख़राब भी नहीं हुआ है। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है। और बाकी जो रेडी टू कुक टाइप, रेडी टू ईट टाइप के जो फूड आर्टिकल्स है, फूड आइटम्स, वो उसमें सब एंटीऑक्सीडेंट्स तो ज़रूर होगा, प्रिजर्वेटिव्स तो होगा ही ना उसमें। इतना टाइम तक अगर प्रिजर्व करके रखना है तो कुछ तो प्रिजर्वेटिव होगा ना उसमें। तो ये चिप्स में जो वो पैकेट भर के जो हमको लगता है कि बहुत पूरा भरा हुआ है, एक्चुअली उसमें मोर नाइट्रोजन है एंड लेस चिप्स होता है। The chip manufacturers usually flush bags of chips with the gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized. उधर चिप्स का बात हुआ, नाइट्रोजन गैस, लेकिन सब में थोड़े नाइट्रोजन गैस हम लेंगे। तो there are many different types of antioxidants. You will get a list of antioxidant. The government has clearly made a list of the antioxidants that you can use in prescribed quantity. तो the food manufacturers have to follow those rules. ये ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड antioxidants, BHA and BHT. So using these antioxidants will avoid oxidation, which means avoid rancidity. Food can be stored for a long time. तो ये फर्स्ट चैप्टर का एक ओवरऑल आइडिया मैंने तुमको इस टॉपिक में दिया है। तुम पूरा टॉपिक अच्छा से रीड करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो। मैंने जो डेफिनेशंस वगैरह जो दिखाया वो सब नोटबुक में लिख के ले लो, और इसमें एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस बैलेंस करने के लिए सब दिया है, वो सब मैं करता हूँ। लेकिन क्या ऑल ऑफ यू प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है, टाइप करना, एडिट करना, शूट करना एंड ऑल। तो अब और हमारे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइप का वीडियोज़ अभी नहीं बनाऊँ। वो बोर्ड पे खड़ा रह के जो ऐसा सिखाते हैं वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो और लाइक टू नो योर कमेंट्स ऑन इट, suggestions. Okay, all of you, thank you.